छात्र, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटीन। प्रोटीन कह सकते हैं कि एक प्रकार का बृहद जैव अणु कहलाता है, अर्थात इसको हम मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं और यह कोशिका में लगभग 15% पाया जाता है। यह 15% प्रोटीन की मात्रा होती है। आज की इस वीडियो में हम प्रोटीन के बारे में ही जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है थोड़ा सा कि जो लोग ये चैनल पर नए हैं या पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय से मिलता रहे और उनकी स्टडी लगातार जारी रहे। साथ ही में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो जैसा कि हमारा आज की वीडियो का टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? मैंने पहले बताया कि एक प्रकार का बृहद जैव अणु। क्या बृहद जैव अणु है, अर्थात कोशिका में ये बड़े अणुओं के रूप में पाया जाता है और हम सभी जानते हैं कि कोशिकाओं के लिए यह बहुत ही आवश्यक होता है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो शब्द है, ये शब्द जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन शब्द प्रोटियोज किससे बना है? प्रोटियोज शब्द से बना है, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रथम या फर्स्ट। ठीक है, देखिए जो प्रोटीन शब्द है, प्रोटीन शब्द ग्रीक भाषा की प्रोटियोज इसमें इस प्रकार लिख सकते हैं प्रोटियोज से कह सकते हैं बना है। किस भाषा से बना है? ग्रीक भाषा। यहाँ पे ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द क्या? प्रोटियोज, जिसका अर्थ क्या होता है? फर्स्ट, जिसका अर्थ FIRST फर्स्ट। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? फर्स्ट, या इसी को हम कह सकते हैं प्रथम भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, दूसरा है, अगर बात करते हैं, पहला तो था प्रोटीन शब्द प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो आप बता सकते हैं ग्रीक भाषा के प्रोटियोस शब्द से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है? फर्स्ट। इसके बाद जो एक शब्द है, या कहें कि यह शब्द जो प्रोटीन शब्द जो उपयोग करते थे, उस शब्द को उपयोग करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो वैज्ञानिक थे वर्जीलियस। कह सकते हैं यह शब्द सर्वप्रथम वर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने बताया था। किसने बताया था? वर्जीलियस नामक वैज्ञानिक जो हुए उन्होंने बताया था, वैज्ञानिक ने बताया था। तो प्रोटीन शब्द के बारे में किसने बताया था? वर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इसके बाद इसका जो उपयोग करने वाले, सबसे पहले उपयोग करने वाले शब्द के लिए जो शब्द है, मतलब कह सकते हैं प्रोटीन शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? वो किया था मुल्डर ने। इसका उपयोग सर्वप्रथम मुल्डर MULDER मुल्डर ने किया था। ठीक है, मुल्डर ने अपनी पुस्तक में सन 1840 में किया था। ठीक है, जो प्रोटीन शब्द था, उस प्रोटीन शब्द के बारे में जो उपयोग किया था, सबसे पहले जिसने उपयोग किया था, वो उपयोगकर्ता कौन थे? मुल्डर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपनी किताब में प्रोटीन शब्द का उपयोग किया था। इसके बाद प्रोटीन के बारे में कहा जाता है कि यह जीवन का मुख्य आधार है, मतलब प्रोटीन के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए
इसलिए इसे प्रोटीन नाम दिया गया। इसलिए इसे क्या नाम दिया? प्रोटीन, मतलब फर्स्ट। ठीक, तो आप कह सकते हैं हम इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, इसलिए इसे प्रोटीन नाम दिया गया। ठीक है, प्रोटीन नाम देने का कारण क्या था? क्योंकि जानते हैं कि कोई भी कोशिका बिना प्रोटीन के जीवित नहीं रह सकती है, इसलिए इसे क्या कहती है? प्रोटीन, मतलब फर्स्ट, सबसे पहले जरूरी, सबसे जरूरी चीज ये है। अगर ये नहीं है तो कोशिका जीवित नहीं रहेगी। अगर हम बात करते हैं कि किसी भी कोशिका में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो आप जानते हैं कि कोशिका में जो जीव द्रव्य होता है, जिसे हम साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, तो उस प्रोटोप्लाज्म में अगर प्रोटीन की मात्रा की बात करें तो ये लगभग 15% होता है किसी में। ठीक है, तो यह बता सकते हैं कि जीव द्रव्य में यह लगभग 15%, यह में प्रोटीन लगभग 15% होता है। मतलब कोई भी कोशिका का जो जीव द्रव्य है, वो जीव द्रव्य का लगभग 15% भाग क्या होता है? प्रोटीन का होता है, प्रोटीन होता है। उसके बाद प्रोटीन बने किसके होते हैं? प्रोटीन में होता क्या है? तो प्रोटीन सामान्य तौर पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बनी होती है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये मुख्य तत्व हैं जिससे मिलकर क्या बनते हैं? प्रोटीन बने होते हैं। तो आप बता सकते हैं यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन जैसे तत्वों का बना होता है, जैसे तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक है, यहाँ पे इतना हो गया कि ये किससे मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे तत्वों से मिलकर बना होता है। और जब इसका जल अपघटन कराते हैं तथा जल अपघटन, जल अपघटन से तात्पर्य कि इसका विखंडित होता है, टूटता है, तो जल अपघटन होने पर ये क्या करते हैं? ये अमीनो अम्ल, जल अपघटन होने के बाद होने पर अमीनो अम्ल बनाते हैं। मतलब जब इनका जल अपघटन हो जाता है तो जल अपघटन होने के बाद क्या बना लेते हैं? अमीनो अम्ल बनाते हैं। तो आप ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि प्रोटीन के जल अपघटन से क्या बनते हैं? तो आप अमीनो अम्ल बनते हैं। प्रोटीन किसके बने होते हैं? तो आप कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, किसी भी कोशिका में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 15% होती है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इससे जाने के। इस पर अगला बिंदु जो होगा हमारा वो होता है कि प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो पाए जाते हैं और जल अपघटन कराने पर क्या होते हैं? अमीनो अम्ल देते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ पाया जाता है। तो आप बता सकते हैं कि इसमें कुछ प्रोटीन है, कुछ प्रोटीन्स में सल्फर, जिसे हम यस से व्यक्त करते हैं, तथा फास्फोरस, जिसे हम पी से व्यक्त करते हैं, भी पाया जाता है। मतलब हमको ये भी याद रखना है कि कुछ विशेष प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं उसमें सल्फर और फास्फोरस भी पाया जाता है। ठीक है, अब प्रोटीन का स्वभाव क्या होता है? तो आप बता सकते हैं कि प्रोटीन क्या होते हैं? अत्यधिक उच्च अणुभार वाले यौगिक है। क्या है? अत्यधिक उच्च अणुभार वाले यौगिक होते हैं। तो आप बता सकते हैं ये उच्च अणु भार वाले यौगिक है। ठीक है, जिनमें अमीनो अम्लों की अनेक अणु, जिनमें
अमीनो अम्लों की अनेक अणु पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। देखिए ये पॉइंट इस पॉइंट से रिलेटेड है। हमने कहा था कि जल गठन कराने पर अमीनो अम्ल रहते हैं, मतलब अमीनो अम्ल बहुत सारे हैं। यहाँ पे वही बात आ गई कि इनका अनुभार क्या होता है, उच्च होता है, परंतु जब इसके जो अगर उच्च अनुभार होते हैं जिसमें अमीनो अम्ल मतलब बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बनेगा कि प्रोटीन में पाए जाने वाले अमीनो अम्ल किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, तो आप पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। अब पेप्टाइड बंध की बात करें तो पेप्टाइड बंध जो होते हैं उसमें क्या होता है कि प्रोटीन की जो संरचना होती है उस संरचनात्मक इकाई को हम क्या मान सकते हैं, अमीनो अम्ल मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, अमीनो अम्ल। मतलब एक अमीनो अम्ल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, लगातार बहुत सारे अमीनो अम्ल जुड़ते हैं तो प्रोटीन बनता है। तो एक अगर उसकी इकाई की बात करें तो कौन है, अमीनो अम्ल है। तो आप कह सकते हैं कि प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई जो है वो क्या है, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल, ठीक है, अमीनो अम्ल है तभी तो वो क्या है, टूटते हैं अपने। जल गठन होता है तो क्या, जल गठन होता है तो अमीनो अम्ल बनते हैं, इसलिए इकाई क्या है, अमीनो अम्ल है। अगर हम बात करें अर्थात की बात करते हैं, अर्थात प्रोटीन के अणु, प्रोटीन के अणु में एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, ठीक है, एक या एक से अधिक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अमीनो अम्ल की श्रृंखला क्या होती है, मतलब कह सकते हैं कि जो प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई अमीनो अम्ल है, तो अर्थात इसकी बात करें तो प्रोटीन के एक अणु में एक या एक से अधिक अमीनो अम्ल की श्रृंखला पाई जाती है। आप ये कह सकते हैं, पाई जाती है, ठीक है, जो आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं, जो आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, जो आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। मतलब अमीनो अम्लों के बीच जो बंध बन रहा है वो क्या बन रहा है, पेप्टाइड बंध बन रहा है। अब पेप्टाइड बंध कैसे बनेगा, किसके बारे में बनेगा, तो अगला पॉइंट हो जाएगा आपका कि बता सकते हैं इसमें कि प्रोटीन अणुओं के में, प्रोटीन अणु जो बने होते हैं तो प्रोटीन अणु में बनने वाले, प्रोटीन अणुओं में बनने वाला पेप्टाइड बंध, ठीक है, पेप्टाइड बंध की बात कर रहे थे, बनने वाला पेप्टाइड बंध में एक अमीनो समूह, एक अमीनो समूह अर्थात NH2 ये अमीनो समूह कहलाता है, दूसरे अमीनो अम्ल की, मतलब एक अमीनो अम्ल का कौन सा, अमीनो समूह, और दूसरे अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह, जिसे हम कहते हैं COOH, ठीक है। तो जो पेप्टाइड बंध बनता है तो एक अमीनो अम्ल के NH2 और दूसरे अमीनो अम्ल के क्या, कार्बोक्सिलिक समूह के बीच बनता है, इससे बनता है, बीच बनता है, से समूह से जुड़ा होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो प्रोटीन अणु होते हैं, प्रोटीन अणु जब बनता है, प्रोटीन अणु बनता है तो उस प्रोटीन अणु में जो पेप्टाइड बंध बनता है, क्यों बनता है, क्योंकि एक से अधिक अमीनो अम्ल आपस में श्रृंखला जुड़े होते हैं। तो जो पेप्टाइड बंध बनता है वो पेप्टाइड बंध किसकी, अमीनो समूह, एक, ठीक, एक अमीनो अम्ल के अमीनो समूह
और दूसरे अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह के बीच बनता है। ठीक है, ये कुछ बंध जो बनता है कुछ इस प्रकार रहता है CONH, इस प्रकार का बंध रहता है, इसे हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बंध कहते हैं। ये क्या है, पेप्टाइड बंध, मतलब एक अमीनो अम्ल का CO समूह और दूसरे अम्ल का NH समूह, ये आपस में बंध बनाते हैं, तो ये पेप्टाइड बंध कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट बता सकते हैं इसमें हम कि जो पेप्टाइड बंध होते हैं, पेप्टाइड बंध बनने के कारण जो होते हैं क्या कह सकते हैं कि समान तौर पे पेप्टाइड बंध किसके बीच बनता है, कार्बोक्सिलिक समूह और एमिनो समूह या एमाइड समूह कह सकते हैं, अमीनो समूह के बीच बनता है। अगर हम जंतु प्रोटीन की बात करते हैं, जंतु प्रोटीन मुख्य रूप से जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी वे कहलाते हैं जिनकी मादाएं विकसित शिशुओं को जन्म देती हैं, उसे क्या कहते हैं, हम स्तनधारी कहते हैं। तो ऐसे जंतु जो स्तनधारी होते हैं अर्थात जो विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं, उनकी बात करते हैं, तो उनमें जो प्रोटीन होता है जिसे हम जंतु प्रोटीन कहते हैं, तो उसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो 21% होती है। ठीक है, कार्बन 21% पाया जाता है, हाइड्रोजन कितना पाया जाता है, हाइड्रोजन 10% पाया जाता है। उसी प्रकार ऑक्सीजन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो 62% होती है। और लास्ट में नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन जो होता है वो 3.0% होता है। मतलब कहने का तात्पर्य है जो जंतु प्रोटीन है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्राएं होती हैं। कार्बन की होती है 21%, हाइड्रोजन की 10%, ऑक्सीजन 62% और नाइट्रोजन होता है 3.0%। इसी प्रकार हम पादप प्रोटीन की बात करते हैं। पादप प्रोटीन जो होता है, तो पादप प्रोटीन में क्या होता है कि जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है वो होती है 54%। उसी प्रकार हाइड्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो होती है 7%, हाइड्रोजन 7% होता है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये होता है 38%, 38%। और नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन होता है 0.003%। तो देखा जाए तो जंतुओं में जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा होती है तो वो लगभग ज़्यादा होती है पौधों की तुलना में। ठीक है, तो ये था प्रोटीन। एक बार थोड़ा सा देख लें इसमें जल्दी में। जो प्रोटीन का है एक प्रकार का बृहद अणु है जो कोशिका के प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है और इसकी कोशिका के प्रोटोप्लाज्म में लगभग 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। देखें, प्रोटीन शब्द जो है ग्रीक भाषा के प्रोटियोस से बना है जिसका अर्थ होता है फर्स्ट या प्रथम। इसी प्रकार जो प्रोटीन शब्द का उपयोग जो सर्वप्रथम किया था किस वैज्ञानिक ने किया था, वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने बतलाया था और इसका उपयोग करने वाले वैज्ञानिक थे मुल्डर थे। इन्होंने अपनी पुस्तक में इसके बारे में 1840 में लिखा था। इसके बाद कहा जाता है कि प्रोटीन के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्रोटीन नाम दिया गया। ठीक, किसी भी कोशिका के कोई जीव द्रव्य की बात करें तो जीव द्रव्य में प्रोटीन की लगभग 15% मात्रा होती है। यह मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से जैसे तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसमें जो जल गठन कराने पर अमीनो अम्ल रहते हैं। अगर बात करते हैं तो कुछ प्रोटीन जो ऐसे भी होते हैं जिनमें सल्फर और फास्फोरस भी पाए जाते हैं। इसके बाद ये उच्च अणुभार वाले होते हैं तथा जल गठन कराने पर क्या देते हैं, जल अपघटन कराने पर ये अमीनो अम्ल में विघटित होते हैं। ठीक, और साथ ही में इनके बीच जो अमीनो अम्ल होता है उन अमीनो अम्ल के बीच पेप्टाइड बंध बनते हैं। किसी भी प्रोटीन के जो अमीनो अम्ल होते हैं उन अमीनो अम्ल के अमीनो समूह और दूसरे अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह के बीच पेप्टाइड बंध बना होता है। अर्थात इसकी बहुत सारी श्रृंखलाएं पाई जाती हैं किसी प्रोटीन के अणु। ठीक है, इसके बाद बताया गया कि प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई क्या होती है, अमीनो अम्ल होती है। अर्थात प्रोटीन के एक अणु के एक अमीनो समूह दूसरे अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह से होते हैं जिनके बीच पेप्टाइड बंध बनता है। पेप्टाइड बंध क्या होता है कि अमीनो समूह के बीच बनते हैं, बता चुके हैं। अगर जंतु प्रोटीन की बात करें, जंतु प्रोटीन में कार्बन की 21%, हाइड्रोजन 10%, ऑक्सीजन 62% और नाइट्रोजन 3% होता है। उसी प्रकार पादप प्रोटीन की बात करें तो कार्बन 54%, हाइड्रोजन 7%, ऑक्सीजन 38% और नाइट्रोजन होता है 0.003%। तो ये था प्रोटीन।